हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हमने जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी 4th क्लास है। आज की इस क्लास में हम कुछ अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी किताब है जो सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन बर्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। आप कमेंट करके बताइए कि ये किताब अगर सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी है तो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है। आपको बताना है कि ये जो किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस वो किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है गरिमा संजय ने, ऑप्शन बी है वी.एस. नायपाल ने, ऑप्शन सी है मीरा कुमार ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वी.एस. नायपाल ने लिखी है द एरिया एन एरिया ऑफ डार्कनेस। जो बुक है वो वी.एस. नायपाल ने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है और हिंदी में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो बताइए आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है भीष्म साहनी और ऑप्शन डी है देवकी नंदन पंत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है M.G. रानाडे। तो बताइए आपको हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूमर लोक नृत्य है। तो आपको बताना है जो घूमर नृत्य है वो किस प्रदेश का या किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बिहार का, ऑप्शन बी है राजस्थान का, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ का। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है लखनऊ में,
ऑप्शन बी है बनारस में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में और ऑप्शन डी है आगरा में। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बनारस में है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। तो आपको बताना है जो इंडियन क्लासिकल डांस था उसे विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए है रविशंकर ने, ऑप्शन बी है उदय शंकर ने, ऑप्शन सी है अमजद अली खान ने और ऑप्शन डी है हरिप्रसाद चौरसिया ने। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उदय शंकर ने। ठीक है। अच्छा, इन ऑप्शंस में जो भी दे रखे हैं नाम, क्या आप बता सकते हैं ये लोग किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। एक का मैं बता देती हूँ आपको कि जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वो तो बांसुरी वादक हैं। ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि रविशंकर जी और अमजद अली खां किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कमेंट कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने जो इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके किस सत्र की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1922 गया में, ऑप्शन बी है 1923 दिल्ली में, ऑप्शन सी है 1924 बेलगाम में और ऑप्शन डी है 1925 कानपुर में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1924 बेलगाम में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है स्टैनली बाल्डविन ने, ऑप्शन बी है नेविल चैम्बरलेन ने, ऑप्शन सी है सर विंस्टन चर्चिल ने और ऑप्शन डी है जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 पे, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। आपको बताना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के घिर जाने से खुद को गोली मार ली थी। ये घटना किस शहर में हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है कानपुर में और ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इलाहाबाद में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है कि जो चोल अभिलेखों में दर्ज है कि जैन सभाओं में किस रूप में भूमि को दान किया जाता था, मतलब उस दान की गई भूमि को क्या कहते थे। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है वेलानवाइग, ऑप्शन बी है शालाभोगा, ऑप्शन सी है पल्लिच्छादनम और ऑप्शन बी है बृहदेया। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी,
पलिच्छदामन, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपको बताना है कि कौन सा शासक है जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है ग्यासूद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? आपको बताना है उस शासक का नाम जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो है वो उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो आपको बताना है कि लाल किले में जो मोर सिंहासन है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल केंद्र क्यों है? आपको बताना है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल क्यों है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो आपको बताना है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है बोधि। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बुद्ध, जैसा कि उनके नाम में ही स्पष्ट है, गौतम बुद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो आपको बताना है कि कलिंग पे विजय प्राप्ति का जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख पर लिखा गया है। आपके ऑप्शन है प्रथम अभिलेख पर, ऑप्शन बी है चतुर्थ अभिलेख पर, ऑप्शन सी है 10वें अभिलेख पर और ऑप्शन डी है 13वें अभिलेख पर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 13वें अभिलेख पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से
लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि जो लोथल की खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी है एस आर राव ने, ऑप्शन डी है आर एस विस्ट ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एस आर राव ने लोथल की खुदाई की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120। महाभारत में वर्णित कुल कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आपको बताना है कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 16 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 24 दिन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्वेश्चन सीरीज़ के बीच में, पर फिर भी एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके हमारे इस एजुकेशनल ग्रुप से जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 पे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो आपको बताना है कि कनिष्क प्रथम जो थे उनके शासनकाल में कौन सा आयुर्वेदिक विद्वान था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पाराशर, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चरक और ऑप्शन डी है धन्वंतरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका चरक, ऑप्शन सी चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122। तारिक फिरोज शाही के लेखक डैश हैं? तो आपको बताना है तारिक फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बरनी ने, ऑप्शन बी है हसन निजामी ने, ऑप्शन सी है इशामी ने और ऑप्शन डी है इब्न बतूता ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बरनी ने। तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं किया था, मतलब विरोध नहीं किया था, ठीक है ना, ये होना चाहिए। निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह का विरोध नहीं किया था? कहा था नहीं, ये किया था होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है आरसी मजूमदार ने और ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका कार्ल मार्क्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124। मुस्लिम लीग ने लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी। तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की थी। आपको सन बताना है आपको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1932 में, ऑप्शन नंबर बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1940 में और ऑप्शन डी है 1942 में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 1940 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? देखिए, ये पत्र पत्रिकाएं से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और आई होप आप ये सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आपका क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए है गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ऑप्शन बी है रामानंद चैटर्जी ने, ऑप्शन सी है अरविंद घोष ने और ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका अरविंद घोष ने। वंदे मातरम पत्रिका जो है उसकी स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 126। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। आपको बताना है कि तात्या टोपे जी को 1859 में किस स्थान पे फांसी दी गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है शिवपुरी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है सागर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी शिवपुरी में। अच्छा, आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि शिवपुरी कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? बताइए कि शिवपुरी कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये 3 रत्न क्या हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन बी है सही विश्राम, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ऑप्शन सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण और ऑप्शन डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो बताइए त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 128। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र व्यवस्था की अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्न में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, आपको नहीं बताना है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है हस्तशिल्प, ऑप्शन सी है निर्माण और ऑप्शन डी है पर्यटन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पर्यटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 129। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मतलब गांधी जी ने जो सर्वोदय गांव स्थापित किया था उसके कुछ आदर्श निर्धारित किए गए थे, है ना? तो उनके अनुसार एक आदर्श गांव को क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं, इन शर्तों को आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था को समाप्त करना, ऑप्शन बी है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना, ऑप्शन सी है इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए और ऑप्शन डी है यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो बताइए इनमें से एक आदर्श गांव था सर्वोदय गांव जो है उनके आदर्शों में क्या सम्मिलित था? बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनवाया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 103 130। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? टू सिंपल क्वेश्चन। तो आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो कौन थे। इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131 पे। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी है माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी है रहने की जगह और ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को पैमाने पर पालते थे, बड़े पैमाने पर पालते थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 133। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? बताइए कि इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग नहीं दिया था। नहीं बताना है आपको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश ने। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 134। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए है दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाई गई थी 1911 को, है ना। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से फटाफट फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में पंचारण अभियान शुरू किया गया था 1917 में। ऑप्शन सी है बीजी तिलक ने पूना के अपने मुख्यालय के साथ भारतीय नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में। और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय नियम लीग की स्थापना
की थी 1914 में। ये अनमैच्ड है, ठीक है। और देखिए अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कौन से वर्ष में बनाई गई थी? 1911 में। प्रथम बार जो राष्ट्रीय गान का वाचन है वो भी 27 दिसंबर 1911 को ही कलकत्ता में किया गया था। आप प्लीज सभी क्लासेस को देखा करिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में और 1764 में बक्सर की लड़ाई में। तो बताइए कि अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कौन सी लड़ाई में हराया था? तो सही आंसर रहेगा आपका 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 136। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? आपको बताना है सबसे लास्ट जो सिख गुरु थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपके गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु नानक और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, तो आप में से कोई बता सकता है कि पहले गुरु कौन थे, पहले सिख गुरु कौन थे? भाई गुरु गोविंद सिंह तो लास्ट थे, तो पहले कौन थे? पहले थे अपने गुरु नानक देव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 137। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान कीजिए। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि किसी राजवंश की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा राजवंश है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखा देंगे। स्टेटमेंट है आपके, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। स्टेटमेंट सेकंड है आपका, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बेट्रिकियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। नेक्स्ट है, राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। और नेक्स्ट है, पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि हम किस राजवंश की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है कंवर राजवंश, ऑप्शन बी है दास राजवंश, ऑप्शन सी है चोल राजवंश और ऑप्शन डी है चुंगा राजवंश, सुंगा राजवंश। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंगा राजवंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, है ना। मतलब आपको बताना है 5 इंडीज के अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे। ऑप्शन ए है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ऑप्शन बी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। ऑप्शन सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। ऑप्शन डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा जो है वो 5 इंडीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 139। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके,
अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन बी है राजा मान सिंह, यह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम खाना-ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राजा मान सिंह। यह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, है ना, आपको मेल नहीं खाता है बताना था, तो ये वित्त मंत्री नहीं थे। बाकी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 140, आईना-ए अकबरी किसने लिखा था। तो आपको बताना है कि आईना-ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फैजी के द्वारा, ऑप्शन बी है बीरबल के द्वारा, ऑप्शन सी है अबुल फजल के द्वारा और ऑप्शन डी है मुल्ला दो प्याजा के द्वारा। तो आपको बताना है आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अबुल फजल। अबुल फजल ने आईना अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 142 पे। पाली में बौद्ध ग्रंथों में आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्न जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन जो है वो त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपका अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक और विनय पिटक। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है आपका उपासका पिटक, वो त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन की जो शासनकाल की अवधि थी दिल्ली में वो क्या नहीं थी। ऑप्शन है आपका 1296 से 1316, ऑप्शन बी है 1286 से 1316, ऑप्शन सी है 1303 से 1334, ऑप्शन डी है 1410 से 1437। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन की शासनकाल था, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो आपको बताना है जो पाल साम्राज्य है वो भारत के किस हिस्से से संबंधित है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिस्से से, ऑप्शन बी है पूर्वी हिस्से से, ऑप्शन सी है दक्षिणी हिस्से से और ऑप्शन डी है उत्तरी हिस्से से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पूर्वी हिस्से से। नेक्स्ट है, खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। आपको बताना है कि खिज्र खान जो है वो किस राजवंश से संबंधित था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुलाम वंश से, ऑप्शन बी है खिलजी वंश से, ऑप्शन सी है सैयद वंश से और ऑप्शन डी है शाह वंश से। तो बताइए खिज्र खान किससे संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका सैयद वंश से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका,
12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आपको बताना है 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किस शासक का शासन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तोमर वंश का, ऑप्शन बी है खिलजी वंश का, ऑप्शन सी है सैयद वंश का और ऑप्शन डी है तुगलक वंश का। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तोमर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 1471 में, ऑप्शन बी है 1191 में, ऑप्शन सी है 1391 में और ऑप्शन डी है 1061 में। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 1294 में, ऑप्शन बी है 1417 में, ऑप्शन सी है 1213 में, ऑप्शन डी है 1398 में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1398 में तैमूर ने भारत पर हमला किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है कि जो सारनाथ है वो बौद्ध के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महान परिनिर्वाण हुआ था और ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 150 पे, अवध में निम्न में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो आपको बताना है अवध में निम्न में से किस नवाब ने इमाम बाड़ा बनवाया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है असफ उल दौला ने, ऑप्शन बी है आसिफ जहाँ मिर्जा ने, ऑप्शन सी है शुजाउद्दौला ने और ऑप्शन डी है यामिन उल उद्दौला ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असफ उद्दौला ने। असफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 151, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं ये। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है शहनाई। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो है वो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है अलीगढ़ में जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जौहर ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल ने और ऑप्शन डी है सैयद आमिर अली ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सैयद अहमद
खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है सोनभद्र में और ऑप्शन डी है चंदौली में। बताइए आप कि प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित हैं? तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सोनभद्र में। ठीक है, आई होप आप सब ये क्वेश्चंस जो हैं वो नोट डाउन भी कर रहे होंगे, चाहे वो वन लाइनर के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से आप आपकी सुविधा अनुसार इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में अपन ने ये पढ़ा था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं कुशीनगर में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है अयोध्या में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सारनाथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष में लगते हैं। आपको बताना है कितने गैप में कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है आपके 12वें और छठे में, मतलब कुंभ मेला है जो भाई 12वें साल में लगता है और अर्ध कुंभ 6 सालों में लगता है। ऑप्शन बी है 10वें और 5वें, ऑप्शन सी है 8वें और चौथे और ऑप्शन डी है छठे और तीसरे। तो बताइए कितने वर्षों के अंतराल में कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कुंभ मेला है जो 12 साल के अंतराल में लगता है और अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल के अंतराल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शहर है जहां कुंभ का आयोजन होता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है बनारस और ऑप्शन डी है अयोध्या। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जो था वो किस वर्ष वापस ले लिया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फरवरी 1922 में, ऑप्शन बी है मार्च 1926 में, ऑप्शन सी है मई 1929 में और ऑप्शन डी है सितंबर 1925 में। बताइए आप इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है वो रहेगा आपका फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य तिलक की मानक उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन से लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और राजेंद्र प्रसाद। 2 सिंपल क्वेश्चन आपको बताना है कि लोकमान्य की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका बाल गंगाधर तिलक। हम उन्हें कहते ही हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था?
ये हमने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो आपके आंसर ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के देश पहुंचे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पहुंचे थे SS सफारी जहाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस भाग में पहुंचे थे। तो देखिए इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, पर आपको बताना है इन्हीं में से एक सही आंसर है, जोहान्सबर्ग में या केप टाउन में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। देखिए इसमें जो है वो पूरे ऑप्शंस दिए नहीं गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये चलिए आज की जो सीरीज है वो अपनी क्वेश्चन नंबर 159 पे ही ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इनको पढ़िए, अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगी रहिए। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं वो आपके जल्दी होने वाले हैं। हमारे इस चैनल पे आपकी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। मैथ्स तो हिमांशु सर के द्वारा कराई ही जा रही है और आपकी सुबह 9 बजे से अब हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। बाय।